और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर बजट सत्र पर कार्यवाही लगातार जारी है। सुनाइए। सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसी से वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसका भी ये मुआवजा देने का विचार रखते हैं अथवा नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन किया, जब तक ग्रामवासी स्वेच्छा से विस्थापन के लिए तैयार नहीं होंगे, राजी खुशी विस्थापन के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे, विभाग उनको। प्रेमचंद जी, या प्रश्नकाल में सबको कहा है, ऐसी क्या जल्दी है? हम मंत्री लोग भी और इधर भी। और मंत्री तो कहां से बैठेंगे? संसदीय मंत्री को तो कम से कम अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। राजनीति में यही है, जगह छोड़ते ही दूसरा बैठ जाएगा। देखिए चलिए उत्तर। अरे आपके मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कांग्रेस की संस्कृति भाजपा में नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति है कि इधर बैठ जाता है, इधर बैठ जाता है, कभी इधर हो जाता है। अरे मंत्री जी, उत्तर आ रहा है आपके मंत्री का। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई सबसे एक बार आग्रह है कि प्रश्नकाल में कोई अपना स्थान न छोड़े। दोबारा याद दिला रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब तक ग्रामवासी स्वेच्छा से अपनी सहमति विस्थापन के लिए नहीं देंगे, उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। और जहां तक आपने बंजर भूमि की बात करी है, वन भूमि में भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। बंजर भूमि पर अगर कोई खेती कर रहा है तो उसका हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, और ना उसमें कोई सिवाय तक में भी हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है। कोई और दूसरा पूरा? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके सीएम भी बड़े भक्त हैं, गोवर्धन बाबा के पुजारी हैं, आप प्रश्न पूछो। दयालु सरकार है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो नीरज कवि ने एक गीत लिखा है। अरे प्रश्न पूछो। मैं उसी पे आ रहा हूँ, कवि का मेरा नाम जोकर में कहा है उसने, भाषण में जो चाहो तो जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। प्रश्न पूछो। जानवर, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। ये जानवर जब आदमियों की हत्या करेंगे, पशुधन की हत्या करेंगे, तो उनके मुआवजे के बारे में ये दयालु सरकार कुछ सोच रही है क्या? कोई विचार रखती है क्या? एक जो है, दो हो गए, दूसरा है प्रश्न हो गया। कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, क्योंकि 2022 के आदेश के अनुसार जब मानव और वन्य जीव में कॉन्फ्लिक्ट होता था और उसकी मृत्यु पर 5 लाख रुपए देने का उसको सहायता राशि प्रावधान था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, और संवेदनशीलता का परिणाम है कि इस नियम में संशोधन किया जा रहा है, और आने वाले समय में राज्य सरकार 5 लाख की जगह मृतक जो वन्य जीव के कॉन्फ्लिक्ट में मृत्यु को प्राप्त करेगा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, उसको 10 लाख की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। अरे हो गया आपके दो। एक सेकंड। अरे नो, सीटीएच बदलने का आपके नहीं। अरे आपके दो हो गए अब। अरे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी। अरे माननीय सदस्य अंकित नहीं। अरे आपको 3 प्रश्न पूछने दे दिए भाई। बिराजिए। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, वो माननीय सदस्य तो ये पूछ रहे हैं कि अलवर में सीटीएच बदल दिया तो करौली में बदलोगे, यही पूछ रहे हो क्या? तो मैं धौलपुर करौली का पूछ रहे हैं। मैं तो एक तो ये निवेदन करूंगा, क्योंकि सीटीएच का मामला है, कल एक टाइगर की डेथ हुई है सरिस्का के अंदर, तो क्या सरकार उसकी बड़े लेवल पे उसकी जांच कराना चाहती है या नहीं? एक तो ये है। दूसरा मेरा ये है कि ये जो सीटीएच का जो मामला करौली का है, तो सीटीएच को चेंज करने की क्या प्रक्रिया है, वो आप सदन की टेबल पे रखें, ये मेरा निवेदन है। और जैसा अलवर में चेंज किया है, वैसा करौली में भी सीटीएच चेंज करना चाहते हैं क्या? करौली धौलपुर। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बाघिन की मृत्यु के बारे में जो प्रश्न किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। दो बाघिनों का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें ये बाघिन घायल हुई थी और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है, और एनटीसी के नियम के तहत
क्या करौली धौलपुर। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कल बड़े एक प्रेम बाघिन से। की मृत्यु के बारे में जो प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। दो बाघिनों का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें ये बाघिन घायल हुई थी और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है और एनटीसी के नियम के तहत माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 पाली जिले में स्वीकृत खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस का खनन पट्टा अधिकारियों, अरे सुनिए भाई। क्वारी लाइसेंस अधिकारियों के नाम सहित स्थानवार परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2 पाली जिले में विगत 3 वर्षों 1/4/2022 से 31/12/2025 तक में अवैध खनन के विरुद्ध दर्ज कराई गई FIR का पुलिस थानावार एवं अवैध खननकर्ता के नाम सहित विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। खंड 3 पाली जिले में विगत 3 वर्षों 1/4/2022 से 31/12/2025 तक में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध खान विभाग एवं वन विभाग द्वारा कार्रवाई कर वसूली की गई है। अवैध खनन कर्तावार विवरण क्रमशः परिशिष्ट 3 व परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। खंड 4 पाली जिले में खान विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों 1/4/2022 से 31/12/2025 तक में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कुल 67 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 49 प्रकरणों में शास्ति राशि वसूली की गई तथा 18 प्रकरणों में शास्ति राशि की वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विवरण क्रमशः परिशिष्ट 5 व परिशिष्ट 6 पर उपलब्ध है। खान विभाग द्वारा अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध शास्ति राशि की वसूली की कार्रवाई की गई है। अतः इस संबंध में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं होने से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। वन विभाग द्वारा उक्त अवधि में अवैध खनन के समस्त 11 प्रकरणों में कार्रवाई कर वसूली की गई है। अतः कोई कार्रवाई उपेक्षित नहीं रहती है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि पाली जिले में मात्र 2 लीजे स्वीकृत है और पूरे जिले में खान विभाग द्वारा 67 मुकदमे बनाए गए और वन विभाग द्वारा 11। 3 वर्ष में केवल बजरी के 67 और 11 मुकदमे बने। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सिर्फ पाली जिले में 2 लीज ही थी तो पूरे क्षेत्र में बजरी का कार्य बंद हुआ या खान विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसका कारण क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खनन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। माननीय सदस्य को मैंने बताया कि कितने FIR दर्ज हुए, कितने अमाउंट रिकवरी हुई है और कितने केसेस चल रहे हैं। इसके विपरीत अगर आपको कुछ और आपको कोई शिकायत है या आपको कोई संदेह है कोई चीज में विभाग के अधिकारियों की तरफ से, तो आप मुझे बताएं। मेरा निवेदन इतना है कि 2 लीजे हैं तो क्या सरकार पाली जिले में बजरी की लीज और करने का विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? अरे इसमें आपने उत्तर आने दीजिए। 2/12/25 को इसी पॉल्यूशन का विभाग से परमिशन मिल चुकी है, तो उन लीजों की स्वीकृति जारी नहीं करने का क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, जो पाली जिले के पूरे के बारे में मैंने पूरा डिटेल दे दिया है। अब ये 2 लीज किसकी बात कर रहे हैं मुझे ध्यान नहीं है, मैंने इनको पूरा डिटेल पूरे एनेक्सर्स दे दिए हैं। ये कौन सी 2 लीज की बात कर रहे हैं? इसमें हो गया 139 पे आपने जो लिस्ट दी है उसमें कुलदीप चौधरी, बद्रिका सोनाई माझी और अमर अमूल एंड प्राइवेट लिमिटेड
सोनाई माझी, ये 2 लीजें स्वीकृत है पूरे जिले में। तो विभाग द्वारा बजरी कैसे, हर गांव में तो सप्लाई हो रही है बजरी, मगर विभाग क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रांसफर करके ब्यावर भेज दो और ब्यावर से भेज दो सोजत। माननीय इस तरह से ऐसे विभाग को जब तक आप बदली नहीं करेंगे, ये कार्रवाई नहीं करेंगे और अवैध रूप से कार्य चलते रहेंगे। माननीय सदस्य उत्तर आने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों लीज के बारे में पूरी जानकारी लेके माननीय सदस्य को मैं अवगत कराऊंगा और आपको ये भी आश्वासन मैं देना चाहता हूं माननीय सदस्य कि जितने भी आपके जिले के अंदर माइनिंग ऑफिसर्स लगे हुए हैं, कौन कितने समय से लगे हुए हैं और उनकी गतिविधियों के बारे में भी जांच करी जाएगी, ताकि आगे जो है अधिकारियों की तरफ से आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिले। कि 2 ही लीज चल रही है सिर्फ, उनके अलावा और लीज खोलना चाहते हैं कि नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अवैध खनन से बजरी घर घर पहुंच रही है। ये तो आप मान रहे हो, यही तो कह रहे हो, यही कह रहे हैं। तो ये, हाँ यही कह रहे हैं, आप मना करने से क्या होगा। यही कह रहे हैं कि अवैध खनन से बजरी घर घर पहुंच रही है, मात्र पूरे जिले के अंदर 2 लीज हैं, तो आप और लीज स्वीकृत करना चाहते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं माननीय अध्यक्ष। और दूसरा माननीय मंत्री जी, एक निवेदन है, अवैध खनन के और इसके बजरी माफिया के खिलाफ अभियान चलाया है सरकार ने, 2-3 बार पहले भी चलाया, 1-1.5 महीने पहले भी चलाया था। तो क्या अवैध खनन की बजरी रुक गई क्या? सरकार के कैबिनेट मंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था। तो वो अवैध खनन रुक गया या अभी चल रहा है या अभियान रुक गया, ये जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो उत्तर देंगे। मैंने माननीय सदस्य को सूची दी थी कि टोटल लीज जो पाली जिले में 511 लीजेस चल रहे हैं बजरी के, और इसके अंदर जो क्वारी लाइसेंसेज हैं वो 54 चल रहे हैं। ये सूची आपको दे चुके हैं हम। तो 511, आप 2 की बात कर रहे हैं, 511 चल रहे हैं। और माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये कहूंगा कि माइनिंग डिपार्टमेंट जो है पूरा सतर्क है, पूरा एक्शन ले रहा है और कोशिश कर रहा है कि जितने भी बजरी माफियाओं को इनकी जो है इनके हो गया। अब अगला प्रश्न श्री गोविंद प्रसाद, हो गया प्रश्न संख्या 79। माननीय मंत्री जी, महिला बाल आप। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना में कुल 412 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत एवं संचालित हैं तथा उक्त केंद्रों पर कुल 801 मानदेय कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें से 409 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 392 सहायिकाएं हैं। खंड 2 उक्त विधानसभा क्षेत्र में संचालित कुल 412 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 271 आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के भवनों में, 30 किराए के भवनों में, 77 विद्यालयों में, 30 अन्य राजकीय भवनों में एवं 4 निजी निशुल्क भवनों में संचालित हैं। खंड 3 उक्त विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में से 165 के भवन जर्जर हैं। वर्तमान में उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर संचालित किया जा रहा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा तथा पदों को भरने की क्या प्रक्रिया? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी, प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1500 एवं सहायिकाओं के 3552 पद रिक्त हैं। उक्त मानदेय कार्मियों के रिक्त पदों को भरने हेतु जिला स्तर से उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विज्ञप्तियां जारी कर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार निर्धारित मूल्यांकन पत्र में मार्किंग की जाकर आंगनबाड़ी केंद्रवार
वरीयता सूची तैयार की जाती है। वरीयता सूची के अनुमोदन संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा अथवा शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से करवाया जाता है। चयन अनुमोदन उपरांत बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा चयन आदेश जारी किए जाते हैं। जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। हाँ, दूसरा प्रश्न। बजट वर्ष 2024-25 में घोषित आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति एवं इसमें क्या क्या कार्य करवाए गए हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र सभी हमारे उनमें प्रगति जितने हमने अनाउंस किए थे उन सभी में काम पूरा हो चुका है। और अगर कोई, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो आंगनबाड़ी, इस बार आंगनबाड़ी भवनों में मरम्मत हेतु भी हमने काम बहुत करवाया है। जो 50 वर्षों में पहली बार इतने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत का कार्य भी करवाया है। अगला प्रश्न है श्रीमती अनीता पटेल। प्रश्न संख्या 80। माननीय मंत्री जी। आप जो जवाब पढ़ लिया मानना चाहे इसको पढ़ लूं? खंड 1, जी हाँ, ये सही है कि बजट 2024-25 में अजमेर में जीएनएम नर्सिंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई। जीएनएम नर्सिंग स्कूल के भवन निर्माण हेतु वित्त विभाग के परामर्श अनुसार विस्तृत तकमीना तैयार कर प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन है। खंड 2, जी नहीं, आवंटित भूमि के सर्वे एवं वित्त विभाग के परामर्श अनुसार विस्तृत तकमीना तैयार कर प्रस्ताव प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन है। खंड 3, जीएनएम नर्सिंग स्कूल के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी होने के उपरांत 18 महीने में निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगी, ये जीएनएम नर्सिंग कॉलेज 2024-25 के बजट भाषण में स्वीकृत हुआ था। 2024-25 का पूरा वर्ष निकल गया, 25-26 निकल गया, 26-27 का बजट, तीसरा बजट आया, है ना? और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं निकली। तकनीकी स्वीकृति तो बहुत दूर की बात है, वित्तीय स्वीकृति तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति में कागज का ही काम होता है। तो मैं प्लीज, मैं आपसे आपके माध्यम से इतना जानना चाहूँगी कि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कितने वर्षों में निकल जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, कई हमारे विपक्ष के नेताओं ने एक वर्ड यूज किया, शेम। मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय सदस्य, ये सही है कि 2024-25 के अंदर बजट के अंदर जीएम नर्सिंग स्कूल अजमेर में स्वीकृत हुआ। नंबर 2, कल ही फाइनेंस से 7 करोड़ रुपए स्वीकृत होके उसका पत्र मैं आपको दे दूंगा, आपको हम दे देंगे। धन्यवाद। एक मिनट मंत्री, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जवाब मेरे को मिल गया। इसके वो जवाब दे दीजिए। अगला प्रश्न। 7 करोड़, अध्यक्ष महोदय एक सेकेंड, 7 करोड़ रुपए कल स्वीकृति आ चुकी है। नंबर 2, नंबर 3, आपकी 13 पोस्ट भी सैंक्शन हमने कर दी है। नंबर 3, नंबर 4, टेंडर जो है वो आपके खुलेंगे 10 फरवरी 2026 को। 1.5 साल में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। नंबर 5, आपका लैंड जो अलॉट हुआ है 3000 स्क्वायर मीटर, ये आपके चंदवरदई नगर स्कीम, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम द्वारा आपके एक हो गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी बधाई कि आपके पड़ोस में एक स्कूल आ रहा है, ये जीएनएम नर्सिंग।
अगला मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। पर मंत्री महोदय, आप इसके जवाब में लिख देते तो ये सारे प्रकाशित कर देते। जवाब में आपने नकारात्मक ये जवाब में ही नहीं आ जाता तो ठीक है। माननीय सर, सदन में आ गया तो अच्छा है। श्री सुरेश गुर्जर, श्री सुरेश बैठिए। अंकित नहीं, आपको बोलने की अनुमति नहीं है। श्री सुरेश, माननीय सदस्य बिराजो। अरे आपका प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न नहीं है, बिराजो। माननीय सुरेश गुर्जर, प्रश्न संख्या 81। माननीय सुरेश गुर्जर, अरे अगले को प्रश्न पूछे तो पार्टी। प्रश्न संख्या 81। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार का जवाब मिल गया है। पूरा पूछिए। सरकार ने बिंदु संख्या 2 में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा 8 दिसंबर 2016 को एसीजेएम कोर्ट की स्थापना के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे हुए हैं। प्रस्ताव भेजे 9 साल हो गए हैं। अब तक एसीजेएम कोर्ट की स्थापना क्यों नहीं हुई है, जबकि कानपुर में सिविल और फौजदारी के 4700 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है। कोर्ट की बिल्डिंग भी तैयार है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आने वाले बजट में क्या कानपुर में आप एसीजेएम कोर्ट खोलने का विचार रखते हैं? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न के खंड 2 में ही जानना चाहे कि 8/12/2014 को राज्य सरकार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को कोर्ट खोलने का प्रस्ताव भेजा था। इसकी सहमति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर ही कोर्ट खोला जा सकता है। अनेक बार रिक्वेस्ट के उपरांत ही अभी वहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। मैं आज आपके मार्फत भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से तुरंत ही और रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी उनकी सहमति आवे तो इसको गुणा पर कोर्ट खोलने का निर्णय लिया जा सके। माननीय सदस्य, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, पिछले 2 वर्षों से जो एसीजेएम कोर्ट की स्थापना की गई है, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को कब प्रस्ताव भेजे और वर्तमान में ऐसे कितने प्रस्ताव विचाराधीन है जो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को भेजे गए हैं? बिराजो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि समय समय पर कितने प्रस्ताव भेजे। ये सतत प्रक्रिया है। जिस तरह से मांग आती है, माननीय विधायक भी आ सकती है, जनप्रतिनिधि आ सकती है, एडवोकेट एसोसिएशन की आ सकती है, स्वयं हाईकोर्ट भी भेज देता है। जो भी आती है हम रिकमेंडेशन भेजते रहते हैं। ये निश्चित संख्या कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि सतत प्रक्रिया है और जैसे जैसे प्रस्ताव मिलते हैं उसी अनुसार कोर्ट खोलते रहते हैं। गत 2 वर्षों में, अभी जो 2 वर्ष हुए हैं, हमने डीजे आपके 5 साल में 2 खोले थे, हमने 8 खोल दिए हैं। एसीजेएम आपने 5 साल में 1 खोला था, हमने 8 खोल दिए हैं। पॉस्को कोर्ट आपने 5 साल में 5 खोले, हमने भी 5 खोल दिए हैं। आपने एसीडी कोर्ट के 1 खोले थे, हमने 7 खोल दिए हैं। उत्तर तो अब, अरे आपने पूछा तो उत्तर तो देंगे। मैं तो जाना जो मेरी विधानसभा में कानपुर एसीजेएम कोर्ट कब खोलेंगे आप? आपकी विधानसभा में 10 साल हो गए। आपकी विधानसभा में। अगला प्रश्न ललित मीणा। आपका प्रेम ज्यादा है। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहली बार ऐसा मौका है कि खुद जो है रजिस्ट्रार जनरल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने आपसे खोलने की रिक्वेस्ट भेजी। नहीं, हमेशा तो आप कहते हैं कि हमने प्रस्ताव बना रहे हैं, केस कम है, केस ज्यादा है, नियम नहीं है। यहाँ तो सारी चीजें हैं। और आप जो यहाँ बता रहे हो कि हमने डीजे इतने खोल दिए, वो हमने नए जिले खोले तो जिला लेवल पे खोलने थे, वो खोले आपने। 1 20 2.25 साल में आपके कोई क्वेश्चन लगाओ और आपने घोषणा की हो तो आप बता दो भाई, आपके संसदीय मंत्री सक्षम है। ये देखो आप नहीं, बिना बात क्यों नंबर बना रहे हो? क्यों नंबर बना रहे हो? ये है संसदीय मंत्री, बहुत काबिल है, बहुत काबिल। सक्षम है। आपके मंत्री जवाब दे रहे हैं ना, बहुत काबिल है। आपके मंत्री जी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि हमने 9 जिले खोले थे।
बैठे बैठे रोहित बाबू आपका प्रश्न है, जरूर पूछना। नाराज मत हुआ करो। पर आपने तो ये तो एसीडी कोड, एनपीएस कोड, पॉस्को कोड के तो नहीं, आपने 5 साल में 5 खोले, हमने अभी 5 खोल दिए 2 सालों में। आपने एसीडी कोड 1 हमने 7 खोल दिए, आपने डीजे 2 खोले थे, हमने 8 खोल दिए, आपने सीजीएम 1 खोला था, हमने 8 खोल दिए। और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, कभी कल्पना भी करो। और 5 साल में इतिहास रचेगा। मैं आज माननीय सभी सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, शीघ्र न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिला, ये हम सबकी प्राथमिकता है, अकेले की नहीं, सबकी प्राथमिकता है। और ये पहला मौका है इतिहास में कि जितना हमारा लोअर कोर्ट में इंस्टीट्यूशन है उससे अधिक डिस्पोजल है, और ये पहली बार इतिहास में हुआ है, इसलिए कृपया नोट कर ले। धन्यवाद। श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 82। मैं 1 मिनट पूछ रहा हूँ पूरक प्रश्न। प्रश्न का उत्तर आ गया? हाँ, उत्तर आ गया। आप पूरा पूछो। मैं पूरक प्रश्न में पहला पूरक प्रश्न है, 336 मामलों में 100 कुंटल से अधिक गेहूं बकाया पाया गया और 244 में एफआईआर हुई और 394 के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज न होने के क्या कारण है? केवल 21 दुकानों से ही वसूली की गई है। कुल दोषियों की तुलना में यह बहुत कम है। ये पीडीएफ एक्ट 1992 के अंतर्गत कुल पीडीएफ एक्ट में जो हवाला दिया गया उसमें से 21 डीलरों में से जो वसूली की गई है वो केवल 21 की क्यों की गई, जबकि 394 में हमारे डीलरों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। और 100 कुंटल से अधिक गेहूं बकाया माना गया तो जनता को बड़ी समस्या आती है, क्योंकि वो पड़ोसी डीलर के पास भेज देते हैं और कहते हैं पोस्ट मशीन में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, डीलर ये कह देता है। तो मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, इसमें 394 का हम क्या करना चाहेंगे जो डीलरों के खिलाफ? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश में निरस्त जो 394 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जो इनका प्रश्न था कि ऐसे 100 से कुंटल से ज़्यादा जिनका शॉर्टेज पाया गया है, उनमें 394 उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार निरस्त किए गए हैं। उनमें से जिनके निरस्त किए गए हैं उनको अटैच किया गया, पर साथ में जो निरस्त किए गए हैं वहाँ पर नई दुकानें आवंटन करने की प्रक्रिया भी जारी है, जहाँ पर कोई कोर्ट का, जहाँ पे कोई कार्रवाई प्रक्रियाधीन नहीं है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी पूछूं, 12 जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा 77 डीलरों के 100 कुंटल से अधिक बकाया माना गया है। आपके जो जवाब में दिया है 47 को तो आपने निलंबित किया है और 36 को निरस्त किया है। तो मेरा निवेदन है कि जो 100 कुंटल से अधिक बकाया है उन पोस्ट मशीनों में आप अलॉटमेंट करने का विचार रखते हैं क्या? अगर नहीं रखते हैं तो उन डीलरों से आम जनता को गेहूं दिलाने का विचार रखते हैं क्या? मेरा ये निवेदन है। 12 जिले में सबसे ज्यादा 77 डीलर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जो इन्होंने बताया कि 12 जिले में ऐसे 77 प्रकरण आए, जिसमें से 36 दुकानें जो निरस्त की गई, उनमें 3 उचित मूल्य दुकानों का आवंटन भी किया जा चुका है और 14 उचित मूल्य दुकानें हैं, उनके आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है। शेष 19 की न्यायालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। मैं ये उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बाकी जो 41 दुकानें हैं